नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत पर 25% और टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। यह फैसला उन्होंने ऐसे समय में लिया है जब दोनों देशों के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर तनातनी चल रही है। इससे पहले इसी हफ्ते ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ा देगा। इसके बाद भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ के आरोपों का सख्त जवाब दिया था। भारत ने साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप की ओर से जो दबाव बनाया जा रहा है वो अनुचित है और बेबुनियाद है। भारत ने यह भी बताया कि अमेरिका और यूरोपीय देश खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं, फिर भी भारत को निशाना बना रहे हैं। यह दोहरी नीति है। कुल मिलाकर अब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले आदेश में कहा कि मुझे पता चला है कि भारत की सरकार अभी भी सीधे या परोक्ष रूप से रूस से तेल आयात कर रही है। इसलिए और लागू कानूनों के अनुसार भारत से अमेरिका में आने वाले सामानों पर 25% एक्स्ट्रा शुल्क लगाया जाएगा। ये अतिरिक्त 25% टैक्स उन सामानों पर लागू होगा जो 21 दिन बाद यानी इस आदेश की तारीख से 21 दिन बाद अमेरिकी सीमा में प्रवेश करेंगे या गोदाम से बिक्री के लिए निकाले जाएंगे। रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर हैवी टैरिफ लगाने की राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल मॉस्को पहुंच गए हैं। इस दौरान अजित डोभाल रूसी सरकार के सीनियर रणनीतिकारों से मुलाकात करेंगे। अजित डोभाल राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात कर सकते हैं। रूस की न्यूज एजेंसी टास के अनुसार अजित डोभाल रूसी नेताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी और आपसी संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा करेंगे। अजित डोभाल का रूस दौरा बेहद नाजुक भू राजनीतिक समय पर हो रहा है। बता दें, इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर वो भन्नाए हुए हैं। उन्होंने एक साथ कई धमकियां भी दे दी हैं। इसके बाद भारत ने भी जवाब तो दिया है और अब भारत एक्टिव भी दिख रहा है। पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ की क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत और चीन के बीच 2020 में गलवान घाटी की झड़प के बाद बिगड़े रिश्तों को अब दोबारा सामान्य करने की कोशिशें हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आखिरी बार 2019 में चीन गए थे। हालांकि उन्होंने अक्टूबर 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात तो की थी। बता दें, एक तरफ अमेरिका का दबाव भारत पर पड़ रहा है तो दूसरी ओर भारत चीन के साथ रिश्तों को फिर से संतुलित करने में जुटा हुआ है। हालांकि इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी ऐसे समय में हो रही है जब चीन खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को मॉस्को में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका की ओर से रूस को यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने के लिए शुक्रवार की डेडलाइन दी गई है। अगर रूस इस डेडलाइन तक कोई समाधान नहीं निकालता तो अमेरिका ने कड़ी आर्थिक सजाओं की चेतावनी दी है, जिनमें रूसी तेल खरीदने वाले देशों को भी असर झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड की एक अदालत से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। ये मामला 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक बयान देने से जुड़ा है। राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ कुछ मानहानिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद अब उनकी बहन और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने इस मामले में उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराने की बात कही। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रियंका ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सार्वजनिक रूप से और मीडिया में कई बयान देकर उसकी अवमानना की है और इसी वजह से वो लोग उनके इस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव को लेकर याचिका दायर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि याचिका बार और वकीलों की ओर से दायर की जाएगी। इस देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों को बर्दाश्त नहीं करेगी। बता दें, मंगलवार को प्रियंका अपने भाई राहुल के बचाव में उतरी थी और कहा था कि अदालत ये नहीं कह सकती कि सच्चा भारतीय कौन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस अब समाज के जाने माने लोगों और विपक्षी पार्टियों से जुड़े लोगों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 26 अगस्त से शुरू होने वाले 3 दिन के एक लेक्चर सीरीज में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भाषण देंगे।
आरएसएस का कहना है कि ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग संघ की सोच और काम को बेहतर तरीके से समझ सकें। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि हम समाज के हर वर्ग, समुदाय, विचारधारा और अलग अलग सेक्टर के लोगों को बुला रहे हैं। इसमें हम विपक्षी दलों से भी संपर्क कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संघ इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रभावशाली लोगों और करीब 2 दर्जन विदेशी दूतावासों के राजनयिकों को आमंत्रित करने की योजना बना रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने वाले ईडी के अधिकारी कपिल राज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ गए हैं। एक न्यूज वेबसाइट बिजनेस वर्ल्ड ने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी। भारतीय राजस्व सेवा के 2009 बैच के अधिकारी और ईडी के पूर्व संयुक्त निदेशक कपिल राज ने 16 साल की सरकारी सेवा के बाद 17 जुलाई 2025 को निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। उनके इस कदम ने न केवल उस सरकारी क्षेत्र से कॉरपोरेट जगत में उनके बदलाव को लेकर चर्चा छेड़ दी है, बल्कि उनके द्वारा संभाले गए हाई प्रोफाइल मामलों के कारण भी ये सुर्खियों में है। बता दें, कपिल राज 2 मौजूदा मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए सुर्खियों में रहे थे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि चुनाव से ऐन पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की। कुछ ऐसे ही सवाल हेमंत सोरेन के मामले में भी ईडी से पूछे गए थे। बाद में दोनों नेताओं को जमानत मिल गई थी। इन कार्रवाइयों को लेकर ईडी पर सवाल उठते रहे थे। 6 अगस्त को विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मांग की कि महाराष्ट्र में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वीवीपैट मशीनों से कराए जाएं। अगर किसी कारण वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल संभव न हो तो फिर कांग्रेस की मांग है कि गांव और शहर की स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। ये बात कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारत के चुनाव आयोग से एडीआर की याचिका पर जवाब मांग लिया। एडीआर का कहना है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों की सूची साझा नहीं की। एडीआर की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हमने एक याचिका दायर की है। उन्होंने जो मसौदा सूची प्रकाशित की है उसके अनुसार 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। उन्होंने उन नामों की सूची नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि लोग मर चुके हैं, पलायन कर गए हैं। उन्हें यह बताना चाहिए कि 65 लाख लोग कौन हैं, कौन मर चुके हैं, कौन पलायन कर चुके हैं। भूषण ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ की सिफारिश के बिना ही नाम सूची में शामिल कर दिए गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर द्वारा दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति हरवंश को खत लिखकर बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर भी यह खत शेयर किया है। खड़गे ने लिखा, चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले बिहार में शुरू की गई है। यह प्रक्रिया इसके बाद पश्चिम बंगाल, असम और अन्य राज्यों में भी शुरू की जाएगी। विपक्ष के सांसद मौजूदा सत्र के पहले दिन से ही सदन में इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, इसलिए मैं अपनी ओर से और राज्यसभा में विपक्षी दलों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की मंजूरी दी जाए, जो करोड़ों वोटर्स, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। लोकसभा में विपक्ष ने बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया। सरकार ने कहा कि जो मामला अदालत में लंबित हो उस पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में जवाब देते हुए कहा कि लोकसभा के नियमों के अनुसार जो मामले अदालत में चल रहे हैं उन पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार 6 अगस्त को एक्स पर लिखा है कि उद्योगपति गौतम अडानी की वजह से पीएम मोदी के हाथ यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बंधे हैं। राहुल ने इसकी वजह भी बताई है कि ऐसा क्यों हुआ है। राहुल ने लिखा कि भारत कृपया समझें, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार की गई धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी AA और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पर AA का मतलब अडानी और अंबानी समझा जा रहा है। यूपी के रायबरेली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य को माला पहनाने के दौरान उन पर हमला कर दिया।
एक युवक ने माला पहनाने के दौरान उनके थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद आरोपी युवक को धर दबोच लिया गया। वहीं भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले के बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। वहीं इस हमले पर नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कृत्य न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा पर हमला है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक मर्यादा पर भी चोट है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।